हेलो दोस्त, मैं विनय कुमार आपका विनय मार्केट में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे हम लोग रायपुर के शाखा को हम लोग लहुरी शाखा के नाम से जानते हैं। अर्थात लहुरी शाखा के अंतर्गत जो कलचुरी राजा जो हुए उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रायपुर में जो कलचुरी वंश जो था उसका स्थापना आपका रामचंद्र देव जी द्वारा यहाँ पर किया गया था। हम यदि रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में हम लोग जानने का यदि प्रयास करें तो हमको बस ये दो अभिलेख मिलती है, जिसकी सहायता से हम लोग इस शाखा के कलचुरी वंश के बारे में हमको विभिन्न प्रकार की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो हमारा रायपुर का एक अभिलेख है, दूसरा हमारा खल्लारी अभिलेख है। इन दोनों के माध्यम से ही हम इस शाखा के कलचुरी वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी अभिलेख में बोला गया है कि ब्रह्मदेव जो थे ये रायपुर के राजा हुआ करते थे, इन्होंने बोला है। ठीक है, अब एक समय क्या हुआ था, जैसे कि आपको पता है कि अंधकार युग के समय में हमारा जो कलचुरी वंश था एक दो भागों में बढ़ गया था। एक आपका रायपुर शाखा का कलचुरी वंश था, दूसरा आपका रतनपुर के शाखा के कलचुरी वंश था। तो इसी दौरान जो रतनपुर में जो कलचुरी राजा था वो यहाँ पर आकर बसा, जिसका नाम था आपका लक्ष्मी देव। क्या था? लक्ष्मी देव। ठीक है, हालांकि लक्ष्मी देव ने ही इस शाखा की स्थापना नहीं किया। अभिलेख के माध्यम से हमको ज्ञात होता है कि इसका स्थापना रामचंद्र देव द्वारा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान दें। अब लक्ष्मण देव के बाद जो शासन जो किया वो हमारे सिंहर देव द्वारा किया गया। सिंहर देव को हम लोग सिंहर देव के नाम से भी कहीं कहीं पर इसका नाम सिंहर देव भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और खल्लारी लेख से हमको ज्ञात होता है कि इन्होंने अपने क्षत्रियों को परास्त किया था और 18 जो किले थे, 18 जो गढ़ था उसको हासिल किया था। ठीक है, तो हमारे इसके अंतर्गत तो आपका सिंहर देव के शासनकाल में ही ये सब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे राजा हुए हमारे कौन थे? रामचंद्र देव, जिसे हम लोग रायदेव के नाम से भी जानते हैं। रामचंद्र देव के बारे में देखा जाए तो इन्होंने आपका जो नागवंश था, फड़ी नागवंश के एक राजा जिसे हम लोग फोंगिर देव थे, उसको इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, इसके बारे में ही जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब इसके आगे की बात करें, जो राजा हुए वो हमारा ब्रह्मदेव हुए। ठीक है, ब्रह्मदेव ने क्या किया था? रायपुर नामक जो शहर है उसका नामकरण इन्हीं के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अब ब्रह्मदेव की यदि हम लोग राजधानी की बात करें तो इनकी जो राजधानी थी हमारा खल्लवाटिका था। क्या था? हमारा खल्लवाटिका, जिसे वर्तमान में हम लोग खल्लारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके नाम से जानते हैं तो खल्लारी के नाम से जानते हैं। इनके समय में ही आपका 1415 में देवपाल नामक एक मोची था, उन्होंने ही खल्लारी में मंदिर का स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तथ्य को लेकर हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस समय किसी भी प्रकार की जाति का भेदभाव नहीं था। अर्थात देखिए, मोची बहुत ही एक निम्न कैटेगरी का जाति था, पर इसके बावजूद भी उन्होंने एक खल्लारी के मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि तत्कालीन समय जो राजा हुआ करते थे, अर्थात जो कलचुरी के जो राजा हुआ करते थे, वे किसी भी जाति को लेकर भेदभाव नहीं करते थे। अर्थात सभी जातियों को समान मात्रा में उनको संरक्षण प्रदान करते थे। इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे इसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में तो इसका जिक्र पुनः होगा, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मदेव के पश्चात जो शासक हुए उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिल पाती, अर्थात बहुत ही हमको गैप मिलता है। ठीक है, जैसे ही गैप खत्म होता है तो उस समय हमको एक राजा के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम था हमारा अमर सिंह। अमर सिंह के समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वह क्या हुई थी? तो अमर सिंह के समय ही आपका 1750 की बात है। ठीक है, 1750 में हुआ था आपका जो भास्कर पंथ था। ठीक है, जो कि आपका रतनपुर में जो कलचुरी वंश का वहाँ पर समाप्त किया था, किसने? भास्कर पंत नहीं। तो यहाँ पर 1750 में ही भास्कर जो पंत था ये किसी बंगाल अभियान में गए थे। कहाँ गए थे? बंगाल अभियान में गए थे। तो बंगाल अभियान में जाते समय उनको रायपुर नामक जगह से गुजरना पड़ा और उन्होंने देखा कि यहाँ जो शासक है आपका अमर सिंह ये बहुत कमजोर हो चुका है। ठीक है, तो ये वहाँ पर उन्होंने हड़प लिया और हड़पने के पश्चात भास्कर पंत ने आपका रायपुर राजिम पाटन, ठीक है, रायपुर राजिम पाटन, इन तीन क्षेत्रों को दे दिया। इन तीन क्षेत्रों को दे दिया किसको? अमर सिंह को, और बोला कि इन तीन क्षेत्रों में आप कर का वसूली करेंगे और कर का वसूली करने के पश्चात आप 7,000 रुपया वार्षिक आपको हमको देना पड़ेगा टकोली के रूप में। ठीक है, तो ये घोषणा यहाँ पर भास्कर पंत द्वारा यहाँ पर किया गया और भास्कर पंत ने रायपुर के जो कलचुरी शासक था उसका भी जो आधार था उसको समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से
ये हमारा कलचुरी वंश समाप्त हो जाता है। भास्करपन ने जब अमर सिंह पर अटैक किया तो उसके समय उसका जो पुत्र था, जिसके हम लोग शिवराज सिंह कहते हैं, ये किसी यात्रा पर गए हुए थे। तो यात्रा पर जाने के कारण ये इनका किसी ने सहयोग प्रदान नहीं किया, इसी वजह से ये बहुत ही छीड़ हो गए, बहुत ही कमजोर हो गए और आसानी से भास्करपन द्वारा यहाँ पर हड़प लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से अमर सिंह का जो शासन व्यवस्था था ये आपके भास्करपन कर हाथ आ गया और भास्करपन ने ये सब सुझाव उनके सामने रखा और अमर सिंह को यह बात उनको मानना पड़ा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर शिवराज सिंह आते हैं और देखते हैं कि ऐसा से बात हो रही है, ठीक है, अब तो क्या करते हैं, तो भास्करपन जो वो हमारा मराठा जो शासक थे, उन्होंने एक हमारा महासमुंद में एक गांव है जिससे हम लोग बड़गांव कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बड़गांव कहते हैं, और बड़गांव क्षेत्र को इसने दे दिया। किसने दिया, तो भास्करपन ने किसको दिया, तो आपका शिवराज सिंह को दिया और बोला कि आप बड़गांव जो ग्राम है उसके प्रत्येक क्षेत्र में आप जा जाकर लगान को वसूली करोगे और हमको दोगे। तो इस तरह से यहाँ पर पूर्ण रूप से कलचुरी का वंश रायपुर शाखा में भी भास्करपन द्वारा समाप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो अभी अंतिम जो शासक था वो हमारे कौन थे, तो हमारे शिवराज सिंह थे। ओके, आपको मैंने जो यहाँ पर फैक्ट्स जो बताई सिर्फ आपके प्रीलिम्स के हिसाब से है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेंस के हिसाब से इसमें क्वेश्चन कैसे एराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको आसान भाषा में पूछ सकता है कि अर्थों द्वारा कलचुरियों का पतन किस तरह से हुआ, अर्थ, या फिर ऐसा भी यहाँ पर क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि कलचुरियों के पतन किस तरह से हुआ, वर्णन कीजिए 100 शब्दों में, 175 शब्दों में, है ना। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आप इसमें क्या क्या बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, यदि हम लोग रतनपुर की कलचुरी वंश की बात करें तो आपको तो ज्ञात ही होगा, हम पढ़ चुके हैं कि उस समय जो रघुनाथ सिंह थे वो क्या थे, बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और वृद्ध होने के साथ साथ उनकी एक पुत्र था जो कि अल्पायु में उनकी मौत हो गई थी, तो बहुत ही निसहाय हो गए थे। इसी कारण जो भास्करपन है उन्होंने पर आक्रमण किया और इस तरह से रतनपुर का पूर्ण रूप से जो कलचुरी वंश है उसका समाप्ति उन्होंने किया। ठीक है, तो हमारा बोल सकते हैं कि कलचुरी वंश के पतन होने के कारण क्या क्या आप लिख सकते हैं। यदि मेंस में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको देखिए, तो पहला यदि कलचुरी जो वंश है जो कि आपका रतनपुर में था उसका क्या कारण है, तो ये अपने पुत्र जिसकी पुत्र विमोह में राजा चिढ़ हो गया था। ठीक है, इसके कारण वो युद्ध उससे नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये एक कारण बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कारण ले सकते हैं, तो यहाँ भी अमर सिंह जो थे ये भी छीड़ हो चुके थे। ठीक है, इसलिए ये युद्ध नहीं कर पाए। इसके साथ साथ देखिए कलचुरी जो वंश था तत्कालीन समय, उस समय जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही कमजोर थी, अर्थात इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। कैसे, क्योंकि उस समय क्या थी, राजाओं द्वारा लगान जो था उनको बढ़ाया गया था। अब आपको जैसे ही आपको टैक्स यदि बढ़ाया जाएगा तो टैक्स बढ़ाएंगे तो किसको ज्यादा नुकसान होगा, जो जनता है उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। जो जनता जैसे ही यहाँ पर टैक्स की दर को देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और दुखी होने के कारण वो अपने कृषि कार्य को भी छोड़ देते हैं। कृषि कार्य छोड़ देंगे तो वो अपने लगान भी नहीं दे पाएंगे राजाओं को। ठीक है, तो इसी कारण जो टैक्स की बढ़ोतरी होने के कारण लगान व्यवस्था उचित ढंग से नहीं हो पाया था, जिसके कारण तत्कालीन समय जो राज्य की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, बहुत ही कमजोर हो गई थी। ठीक है, इसी कारण उन्होंने सेना को मजबूती प्रदान नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड कारण हो सकता है कि आपका की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। ठीक है, यदि हम थर्ड कारण की बात करें तो उस समय क्या होता था कि जो सेना की जो टुकड़ी थी, आपको तो पता है किसी भी राजा के पास क्या हुआ, बहुत सारे सेना की टुकड़ी होंगे। ठीक है, तो जो सेना की जो टुकड़ी मतलब कि कहीं कहीं आपका अश्व सेना होगा, कहीं का आपका हस्ती सेना होगा, तो कहीं कहीं आपका रथ सेना होगा, तो कहीं आपको पैदल सेना देखने को मिलेगी। तो इस तरह से टुकड़ी जो हुआ करती थी, तो इस टुकड़ी का जो अधिकारी जो थे, मान लेते हैं कि बहुत सारी टुकड़ी जो हुआ करती थी इस समय। ठीक है, ये हम मानते हैं सेना की टुकड़ी है ऐसा। ठीक है, तो इसकी जो नियुक्ति जो करना था, इसकी नियुक्ति आपको राजा को करना था या फिर सेनापति को करना था। ठीक है, ऐसा करना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ कैसे कि इस टुकड़ी के जो अधिकारी थे, ठीक है, और इस टुकड़ी के जो अधिकारी थे, मतलब विभिन्न प्रकार की जितने टुकड़ी जो थे उसके जो अधिकारी थे वे अपने मन से
क्या करते थे, सेना का चुनते थे और अपना मनमानी ढंग से वो अपना काम करते थे। इससे किसी भी तरह से राजा का अपने जो मत है उसको देखते नहीं थे, अपने मन से सब काम करते थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या बोल सकते हैं कि सैन्य शक्ति में एक प्रकार की एकता आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एकता में क्या होता है, बल होता है, तो यहाँ पर आपको एकता में छीड़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर एकता में आपको कमी देखने को मिलेगा। तो जब एकता में ही कमी है तो कौन क्या कर सकता है, इसको पराजित होना ही है। ठीक है, तो ये भी आपको कारण देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चौथा कारण की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि कलचुरी जो राजा थे, है ना, यदि उसका साथ जमींदारों ने दे देते तो उस समय भास्करपन द्वारा वहां पर जो आक्रमण किया गया था वो पूर्ण से विफल हो जाता, परंतु ऐसा नहीं हो पाया, अर्थात जमींदारों का साथ इनके नहीं मिल पाया। ठीक है, जो लैंड होल्डर्स थे, ठीक है, जमींदारों का साथ नहीं मिल पाया। यदि अगला कारण की बात करें हम लोग तो अगला कारण क्या था, तो इस समय जो भी शासन व्यवस्था जो चल रहा था, कलचुरी काल में जो भी शासन व्यवस्था राज्य का चलना था वो सिर्फ राजा के लीडरशिप में ही चलना था, परंतु ऐसा नहीं था। उस समय क्या था कि जो राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो अलग अलग अधिकारियों के माध्यम से चलता था, सिर्फ राजा के माध्यम से नहीं बल्कि राजा भी होते थे, अलग अलग अधिकारी भी होते थे, उसके माध्यम से ये सब शासन व्यवस्था चलता था। ठीक है, अब बताइए कि यदि कोई भी एक राज्य है, ठीक है, और राज्य में उसका शासन व्यवस्था कौन संभालेगा, तो आपका राजा द्वारा संभालेगा। तो ये राजा ही संभालेंगे तो संपूर्ण जो सेना होगी, जो जनता होगी, सभी में एकता आपको देखने को मिलेगी। परंतु इस शासन काल में क्या हुआ था कि राजा के अतिरिक्त अन्य अन्य अधिकारियों के द्वारा ही यहाँ पर शासन वैसे यहाँ पर संचालित की जा रही थी। ठीक है, जिसके तरह अधिकारियों ने यहाँ तक ये भी किया कि अपना जो पद था उसको वंशानुगत बनाया गया, ताकि वे अपने जो पोजीशन है उस पर हमेशा बने रहे, किसी और अन्य अधिकारी उन पर कब्जा न कर पाए। ठीक है, इसके साथ साथ अधिकारियों ने किसी अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी यहाँ पर युद्ध करना चाहा, ताकि उसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हमारे अंदर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक मतभेद, एक युद्ध, एक लड़ाई की स्थिति अधिकारियों के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी एक एकता में कमी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके कलचुरियों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनेगा। ठीक है, तो हमारे बोल सकते हैं कि व्यवस्था केवल राजा के द्वारा नहीं बल्कि अन्य अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कलचुरी वंश के पतन के कारण हमने जाना। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं। यदि आपने पूरा टॉपिक, यदि पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो अवश्य ही आपको कुछ अन्य कारण आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐसा यदि क्वेश्चन यहाँ पर नॉर्मली पूछा जा सकता है कि कलचुरी वंश के पतन होने के कारण आप लोग उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर राइटिंग करने की कोशिश अवश्य करें घर में, ताकि आपका राइटिंग स्किल भी सुधरे, इसके साथ साथ आपका राइटिंग स्किल भी बढ़े। दोस्त, यदि आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है, और हमको जितना ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा तो आपके लिए उतनी ही अधिक मात्रा में आपको नॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि मेरा प्रोत्साहन हमको प्रमोट ही मिल पाएगा तो मेरा साहस जो टूट जाएगा। इसलिए मेरे लिए आपका कमेंट बहुत ही जरूरी है, तो आप अपना कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य देवें, ताकि मेरा मनोबल भी बना रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। थैंक यू।